हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सबका। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए एक बेहद बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ और आपके आखिरी वक्त के लिए ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं बीच में। तो ये सेशन दोस्तों आपके लिए स्पेशली एक मैराथन के तौर पर रहेगा और इस सेशन में हम हर उस सवाल को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बन सकता है। प्लस इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपका पूरा सिलेबस डिट्टो ए से लेकर जेड तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट डिस्कस भी हो जाएगा और इसके बेस पर आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अगर आपको वास्तव में ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट है इसके अंदर कि मंदरजा झेल में दुरुस्त जुमला नहीं है। शौकत सब्ज़ावरी, दास्तान ज़बान उर्दू, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आब हयात, महमूद शेरानी, पंजाब में उर्दू और मसूद हुसैन खां, नक़ूश सुलेमानी। तो दोस्तों, यहाँ पर उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ से लेकर जो आपके टॉपिक दिया हुआ था, तारीख़ से मुतालिक वो आपके जो टॉपिक दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर अगर हम देखें तो मसूद हुसैन खां, नक़ूश सुलेमानी, ये जो ऑप्शन है ये गलत है यहाँ पर। क्यों? उर्दू अदब की तारीख़ को लेकर ये जो विद्वान हैं इनकी ये तसनीफ़ें दे रखी है। जैसे शौकत सब्ज़ावरी की तसनीफ़ है दास्तान ज़बान उर्दू, बिल्कुल सही है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात तसनीफ़ का नाम है, बिल्कुल सही है। महमूद शेरानी की तसनीफ़ का नाम पंजाब में उर्दू, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मसूद हुसैन खान साहब की जो नक़ूश सुलेमानी दे रखी है ना आपको, ये नक़ूश सुलेमानी तसनीफ़ तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी की है, सैयद सुलेमान नदवी की है। लेकिन मसूद हुसैन खान साहब की तसनीफ़ का नाम क्या है दोस्तों? मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ये ध्यान रखें आप दोस्तों। यहाँ पर वैसे मैं अभी जो पिछली मैराथन हुई थी उस पर डिस्कस कर चुका हूँ इस पर, क्योंकि शौकत सब्ज़ावरी साहब उर्दू के अदब के तारीख़ को लेकर ये बताते हैं कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से तरक्की पाई है, खड़ी बोली से। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब जो जिनकी तसनीफ़ का नाम है आपके अभी आपने देखा था आब हयात, इनका मानना था कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है। किनका? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का ये मानना था कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा की पैदावार है। और महमूद शेरानी आपको पता हो तो पंजाब में उर्दू, नाम ही पंजाब आ रहा, तो ये उर्दू की पैदाइश जो जाए पैदाइश है वो पंजाब बताते हैं। मसूद हुसैन खान साहब का कौल सबसे ज़्यादा सवाल में पूछा जाता है और ये बोलते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश है वो नवाह दहली, यानी कि जो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको पैदावार मानते हैं, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। एक लाइन और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको मतलब किसी 2-3 ज़बानों का, अगर मान लो कोई ऐसा इतिहासकार है जो 2-3 ज़बानों को एक साथ अटैच करते हुए बताता है कि उर्दू की पैदाइश इससे हुई है, जैसे मान लो कि कोई एक इंशाअल्लाह खां इंशा साहब हैं, वो कहते हैं कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है ना उसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा, इन तीनों चारों ज़बानों का योगदान रहा है उर्दू की जाए पैदाइश के अंदर। तो ये नाम याद रखना दोस्तों, इंशाअल्लाह खां इंशा का कौल है ये, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें। और एक दोस्तों दौर को लेकर आपके सवाल बन सकता है, स्पेशली आपके जैसे आपने वो चार्ट देखा होगा जब शुरुआती जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हू बहू चार्ट, उस चार्ट के अंदर आप दौर को याद रखना। 3 दौर के अंदर उर्दू को बांटा गया है। जैसे स्पेशली एक तो कदीम हिंद आर्याई दौर है यहाँ पर, कदीम हिंद आर्याई दौर, और एक वस्ती का मतलब होता है मिडल का मतलब मध्यक्रम, और एक तीसरा दौर आता है जदीद हिंद आर्याई दौर। इस दौर को लेकर आप थोड़ा सा एक इमेज जो है वो आपके दिमाग में बनी रहनी ज़रूरी है दोस्तों। कदीम हिंद आर्याई को आप यूँ मान के चलो कि 1500 कबल मसीह का मतलब ईसा मसीह से पहले, 1500 से 500 कबल मसीह तक, यहाँ पर कबल मसीह तक, ठीक है, 1500 से 500 कबल मसीह तक। और वस्ती हिंद आर्याई का दौर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है दोस्तों, 500 पे यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो वस्ती के अंदर आप आ जाओ यहाँ पर, ये 500 कबल मसीह से, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गई तो यहाँ से ये दौर शुरू होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में तो दोस्तों 600 ईस्वी तक ही दे रखा है, लेकिन जब अपन और बड़े विद्वानों की किताबों को देखते हैं तो उसमें 1000 ईस्वी, कबल नहीं है, ईस्वी कह रहा हूँ मैं दोस्तों, ईस्वी। तो ध्यान देना, आप दोनों ही तारीख का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, डिट्टो सवाल पूछा गया है कि इसमें कौन सा गलत है, इस तरीके से सवाल, इस दौर को आप ध्यान रखना। और तीसरा दौर दोस्तों इसमें आपके 1000 ईस्वी से वर्तमान दौर का जो है वो जदीद दौर का आता है। और इसकी ज़बानों को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, जैसे
कदीम हिंद आर्याई की कौन सी ज़बान है, जैसे संस्कृत सबसे ज़्यादा चलती थी उस दौर में, और वस्ती हिंद आर्याई दौर के अंदर प्राकृत ज़बान जो है प्राकृत ज़बानें ज़्यादा चलती थी, और जो जदीद दौर है उसके अंदर मगरिबी भाषाएं ज़्यादा बोली जाती थी। तो मगरिबी भाषा के अंदर 5 भाषाएं आपको दे रखी है। एक खड़ी बोली दे रखी है, एक बांगड़ू या हरियाणवी दे रखी है, ब्रिज भाषा दे रखी है, बुंदेली दे रखी है, कनौजी दे रखी है। ये जो 5 भाषा दे रखी है, आपको ये पूछ सकते हैं कि जदीद हिंद आर्याई दौर की इनमें से कौन सी ज़बान नहीं है। तो आप इनका 5 का नाम याद रखना, खड़ी बोली, बांगड़ू हरियाणवी, ब्रिज भाषा और बुंदेली और कनौजी। जो खड़ी बोली है इसी की तो शाख है दोस्तों हिंदी और उर्दू, इसी से ही तो खड़ी बोली से ही हिंदी और उर्दू निकली है। तो इस बात का सवाल का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, गज़ल और नज़म किस ज़बान के लफ्ज़ हैं। बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन बच्चे फिर भी इसमें गलती करते हैं, पता नहीं क्यों। गज़ल और नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आप एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसका कन्फ्यूज़न अगर हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ज़्यादातर जितनी भी शेरी इसनाफ़ हैं, स्पेशली शेरी इसनाफ़, जैसे मान लो कि आपके गज़ल हो गई, नज़म हो गई, कसीदा हो गया, मरसिया हो गया, मसनवी हो गई या रुबाई हो गई, ये जितनी भी शेरी इसनाफ़ है ना, ये मतलब सारी की सारी लगभग अरबी ज़बान के लफ्ज़ से बने हैं। ये समझ रहे हैं आप। अगर इनमें से कोई शेरी इसनाफ़ का आपको पूछ ले कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है तो आप अरबी ज़बान कर देना। बाकी जो नसरी इसनाफ़ बचती है, जैसे ड्रामा है, नॉवेल है, दास्तान है या अफसाना है, ये सब अलग अलग ज़बानों के हैं, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरबी ज़बान। गज़ल और नज़म को मैं जो पहला पार्ट मैराथन हुआ था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। गज़ल के अज्जाए तरकीबी में आपको अच्छे से तैयार करना है, जैसे मतला है, हुस्न मतला है और मक्ता है, काफ़िया रदीफ़ है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना आप। इससे सवाल बन सकता है। एक गज़ल के कोल को लेकर आपके सवाल बन सकता है, गज़ल का कोल। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं ना, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद साहब का कौल है। और एक जैसे कलीमुद्दीन अहमद साहब का बहुत फेमस कोटेशन है गज़ल को लेकर, कलीमुद्दीन अहमद साहब का, गज़ल एक नीम वहशी सिनफ है, नीम वहशी सिनफ है, ठीक है। ये बेहतर कौल है, ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है मतला। और एक याद रखना दोस्तों, एक बहर का भी पूछा जाता है, बहर का भी इस्तेमाल किया जाता है गज़ल के अंदर। बहर किसको कहते हैं, बहर कहते हैं दोस्तों कोई भी गज़ल का जो शेर होता है ना, उसको नापने का पैमाना जो होता है उसको बहर कहते हैं, ठीक है। और गज़ल के अंदर आपको पता हो तो हर एक जो शेर होता है, शेर का मतलब उसमें 2 मिसरे होते हैं, ये 2 मिसरे हो गए, फिर ये 2 मिसरे हो गए। इनके हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई की हैसियत रखता है, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अपने आप में ये खुद एक तरीके से आत्मनिर्भर है। पर्टिकुलर एक एक शेर जो है गज़ल का, इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है वैसे भी, और नज़म भी दोस्तों जैसे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग होता है जैसे लड़ी में मोती पिरोना, इंतज़ाम करना, है ना। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये तो आप बताइए कि कन्फ्यूज़न है कि जदीद नज़म का बुनियाद गुजार कौन है। तो दोस्तों इसमें जदीद नज़म का बुनियाद निगार जो है, आरपीसी ने भी एक बार दोनों को माना है और एक बार एक को माना है, आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली दोनों को। और स्पेशली अगर पर्टिकुलर एक ही आपको चुनना हो तो आप उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही चुनना। आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही चुनना आप, ठीक है ना, इसके नज़म वाले पोर्शन के अंदर। और देखा जाए तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो आवाम को लेकर जो अपनी नज़म का जो विषय वस्तु है उसको आवाम को टारगेट करते हुए सबसे पहले जो नज़में लिखने का काम किया था वो नज़ीर अकबर आबादी ने ही किया था, ठीक है। और नज़म को लेकर दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल जैसे आगे दिया हुआ, इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। जो ये तीसरा सवाल है ना, वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया ना हो, वो कौन सी नज़म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुअर्रा नज़म। अब आपको पता हो तो नज़म के 4 हिस्से होते हैं, पाबंद नज़म, नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म। पाबंद से मतलब इसमें सारी चीज़ें पाबंदी से की जाती है। पाबंदी से मतलब इसमें काफ़िया की पाबंदी होगी, इसके अंदर बहर की पाबंदी होगी, इसके अंदर जो मुकर्ररा उसूल है उसकी सारी जो है वो पाबंदी होगी, ठीक है ना। और मुअर्रा नज़म, स्पेशली मुअर्रा नज़म जिसको इंग्लिश के अंदर फ्री ब्लैंक वर्स कहते हैं, सॉरी ब्लैंक वर्स इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। और इसको गैर मुक़फ़्फ़ा भी इसको कहते हैं, किसको, मुअर्रा नज़म को। ध्यान देना आप इस बात का, मतलब इसके अंदर जो है आप ये मान के चलिए कि रदीफ़ और काफ़िया अलग अलग होते हैं और वज़न के लिहाज से तो ये बराबर होती है, वज़न के लिहाज से मतलब ये शेर जो है ये वज़न के लिहाज से तो बराबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़िया जो है नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाएगा तो वो अलग अलग होगा वो,
ठीक है, इस बात का ख्याल रखें आप। और आज़ाद नज़म, जैसे इसमें नाम से ही आज़ाद हो रहा है, नाम से ही पकड़ सकते हैं आप, पकड़ सकते हैं इसको। आज़ाद नज़म जिसके अंदर मतलब ना तो बहर की पाबंदी हो, ना आपके इसमें अरकान की पाबंदी हो, ना काफिया की पाबंदी हो, ना रदीफ़ की पाबंदी हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आज़ादी के साथ इस्तेमाल की जाती है। एक याद रखना, इसका मौजद पूछ सकते हैं आज़ाद नज़म का, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, इसका ध्यान रखना आप। नसरी नज़म के अंदर, जैसे नसर का मतलब होता है दोस्तों गद्यांश, एक मतलब पैराग्राफ की तरीके से कोई आप नसर लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान देना आप, इसमें उरूज़ का एहतमाम नहीं रखा जाता। उरूज़ का मतलब कोई फ़िक्स पर्टिकुलर नियम उसूल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना तो इसमें रदीफ़ इस्तेमाल किया जाता है, ना काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ध्यान देना, बहर और वज़न की नसर के एतबार से थोड़ी सी इसकी पाबंदी की जा सकती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरसिया से मुताल्लिक़ कौन सी इस्तिलाह है इसके अंदर? मरसिया से मुताल्लिक़ तो यहाँ पर तशबीब, रज्ज़, मतला और काफ़िया। तो मरसिया का मतलब दोस्तों स्पेशली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और किस लफ्ज़ से ये बना है, ध्यान देना आप, रसा। किस ज़बान के लफ्ज़ से बना है ये? रसा। तो यहाँ पर दोस्तों मरसिया का आपको पूछा है, तो तशबीब आपको पता हो तो किसका है? तशबीब तो कसीरे का आ गया, और मतला और काफ़िया ये गज़ल के पार्ट आ गए। बचा आपके पास में क्या है? रज्ज़। तो ये रज्ज़ जो है किसका अज्जाए तरकीबी आएगा? आपके मरसिए के अज्जाए तरकीबी आएगा। मरसिया जो लफ्ज़ रसा से बना है, जिसका माना होता है रोना या आहव बका करना। ठीक है, मरसिया को लेकर आपको 2 या 3 सवाल अच्छे से याद करना। एक तो मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किसने अता करी थी? तो वो था नाम सौदा। मरसिया को अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे? वो था मीर ज़मीर। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, फिर बनावट के एतबार से मरसिया कितनी तरह का होता है? 2 तरीके से होता है, एक तो करबलाई मरसिया और एक शख्सी मरसिया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी को लेकर आपको देखो ज़्यादा डेप्थ में सवाल बनेगा तो वो सीरियल वाइज या क्रम वाइज आपको पूछ सकता है, जैसे पहले कौन सा आएगा। तो आप यहाँ ध्यान देना, चेहरा, सरापा और रुखसत, आमद और रज्ज़, और फिर रज़्म, और फिर आता है आपके शहादत, और फिर आता है बैन। इसको आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रज़मिया मसनवी के लिए कौन सी बहर इस्तेमाल की जाती है? रज़मिया मसनवी के लिए तो दोस्तों इसमें बहर मुतकारिब होता है, बहर मुतकारिब, क्योंकि ये दोस्तों बहरें होती हैं। जैसे बहर हजज जो है वो आपके रुबाई में इस्तेमाल होती है, लेकिन बहर मुतकारिब जो होगी वो आपके रज़मिया मसनवी में होगी। ये डेप्थ का पूरा चैप्टर जो है ये लंबा चौड़ा डेप्थ का है। इसके अंदर वो फ़ाइलुन, फ़ाउलन, ये इस तरीके का पूरा चैप्टर आपको समझना पड़ेगा। तो आप तो ज़्यादा अभी इसमें एग्ज़ाम टाइम में इतना इस चैप्टर को मत उलझो, आप तो सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना। बहर हजज का इस्तेमाल जो है वो रुबाई में होता है, और बहर मुतकारिब का इस्तेमाल जो है रज़मिया मसनवी में होता है। ठीक है, रज़मिया मसनवी के अंदर रज़मिया का मतलब वही एक तरीके से जिसमें युद्ध या जंग का बयान किया जा रहा हो, और बस मतलब हुस्न और इश्क का जिसमें ज़िक्र किया गया हो। अगला सवाल देखिए, शायरी की वो वाहिद सिनफ जिसको पढ़ने या समझने के लिए लुग़त की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। शायरी की वो वाहिद सिनफ जिसको पढ़ने या समझने के लिए लुग़त का मतलब डिक्शनरी की सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हैं इसमें। तो ये है गीत। इसका नाम क्या है? ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके अंदर आपको लुग़त की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोहे का दूसरा हिस्सा कितनी मात्राओं पर मुश्तमिल होता है? तो दोस्तों इसको मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ। स्पेशली आप देखा जाए तो जैसे कोई भी एक दोहा होता है ना, ये 2 लाइन का दोहा होता है, 2 लाइन होती है। इसमें 4 टुकड़े होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं दोहे के। पहले मिसरे के 2 टुकड़े हो गए, और दूसरे मिसरे के भी 2 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर जो ये पहला हिस्सा है इसमें 13 मात्रा, पहले हिस्से के पहले जोड़े में 13 और इसमें होती है 11। वापस दूसरे मिसरे में पहला टुकड़ा है, उसमें 13 और इसमें होती है 11, यानी कि दोनों के अंदर आप जोड़ सकते हैं 24 ही होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको पूछ ले, जैसे मैंने पहली मैराथन ली थी उसमें पूछा था कि पहले हिस्से में कितनी मात्राएं होती है, तो 13 होती है। तो अब यहाँ पर आपको दूसरे में पूछ रहा हूँ, तो दूसरे में कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं होगी। ठीक है, चलिए। फ़ारसी ज़बान का पहला रुबाई गो शायर कौन है? फ़ारसी ज़बान का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूद की। ठीक है, अब रुबाई का पूछा है आपको। रुबाई का मतलब होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ रबा से बना है। रबा का माना होता है 4,
रुबाई के दूसरे इसके अन्य नाम भी है दोस्तों, याद रखना। आप एक ज़्यादा याद ना रख पाओ तो आप दो बेती और तराना, दो बेती और तराना, इसका आप ध्यान देना। और एक सवाल मैंने पिछले एग्ज़ाम में दिया था, उस पर डिस्कस कर चुका हूँ मैं। रुबाई के अंदर ये जैसे 4 शेर होते हैं, इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये हम काफ़िया होता है। तीसरा मिसरा जो है वो काफ़िए से खाली होता है, और चौथा मिसरा सबसे अहम और सबसे ख़ास होता है। और इसके अंदर आपके कुल औज़ान जो है वो 24 मुकर्रर होते हैं, 24 औज़ान मुकर्रर होते हैं। और इसमें बहर कौन सी इस्तेमाल की जाती है? बहर हजज इसमें इस्तेमाल की जाती है। रुबाई के अंदर इसमें अपना काम हो जाएगा। और पहला रुबाई के अंदर शायर जो है अपना ख्याल किस शेर में पेश करता है? तो पहले मिसरे में शायर अपना ख्याल पेश करता है। ठीक है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है तख़य्युल आफ़रीनी किस सिनफ़ का अज्ज़ाए तरकीबी है? तख़य्युल आफ़रीनी, तो इन ऑप्शनों के बेस पर दोस्तों तख़य्युल आफ़रीनी जो है वो कहानी का अज्ज़ाए तरकीबी है। किसका है? कहानी का। कैसे? आपको पता हो तो जितनी भी कहानियाँ होती है लगभग एक तरीके से काल्पनिक होती है। कोई सुनाने वाला भी कल्पना जगत में विचार करते हुए पूरी अच्छे से मज़े लेकर मतलब काल्पनिक कहानी बयान करता है। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा आपके ख़यालात का सोचने का नज़रिया ज़्यादा होगा उतनी ही बेहतर वो कहानी होती है। तो इसके अंदर तख़य्युल आफ़रीनी जो है वो कहानी का अज्ज़ाए तरकीबी। अगर आपको दूसरे अज्ज़ाए तरकीबी पूछ ले और कहानी के, तो एक तो प्लाट भी इसमें आता है, वहदत तासुर भी इसमें आता है कहानी के, और किरदार भी आएगा, और तख़य्युल आफ़रीनी तो आएगी आपके इस ऑप्शन में। और एक मकालमा भी आ सकता है, मंजर निगारी भी आ सकता है। तो आप ध्यान देना इस बात का। ठीक है। और कहानी की 3 स्टेज जो है वो ध्यान रखना आप। 3 ही स्टेज होती है, 3 ही मराहिल होते हैं। एक होता है आगाज़ सबसे पहले, और फिर आता है वस्त, वस्त का मतलब दरमियान हिस्सा, और आखिर में आता है अंजाम। ये 3 स्टेज होती है किसी भी कहानी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा का इश्क किसका इंशाइया है? सिनेमा का इश्क किसका इंशाइया है? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों पतरस बुखारी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? पतरस बुखारी। अब इंशाइया दोस्तों आपको पता हो तो स्पेशली जिसमें कई बार पूछा भी जाता है कि बात में बात पैदा करने का फ़न क्या कहलाता है? तो इंशाइया कहलाता है वो। यानी कि इंशाइया, एक सवाल बन सकता है कि इंशाइया भाई जहन की एक तरंग है, दिमाग से सोचने की एक कला है एक तरीके से। ठीक है। और 2-3 इसमें इंशाइया निगार स्पेशली आपको पढ़ के जाना है। जैसे एक पतरस बुखारी है, और एक खुर्शीद अहमद साहब हैं, और 2-3 आप जैसे एक ये मान के चलो कि मोहम्मद ख्वाजा हसन निज़ामी तो आपके सिलेबस में है, और उनके इंशाइया तो हम याद कर ही लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबे में कितनी चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है दोस्तों? अरस्तु ने, तो दोस्तों ये सवाल जो है बिल्कुल डिट्टो सवाल पूछा गया है, और ये थोड़ा सा मैंने इसलिए डेप्थ में लिया है कि मान लो कि सिर्फ एक फैक्चुअल सवाल है, ये डीपली ज़्यादा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि फैक्चुअल डीपली तब होता है जब अरस्तु के 6 अज्जाए दिए हुए रहते हैं और उसमें से ये पूछते कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। तो अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबे में कितनी चीज़ों को ज़रूरी करार दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 दोस्तों। ठीक है। 6 चीज़ों को करार दिया गया है। ड्रामा जो लफ्ज़ ड्राव से बना है, इसका ध्यान रखना आप, ड्राव से बना है। ड्रामा किस लफ्ज़ से बना है? ड्राव लफ्ज़ से बना है। और ध्यान देना आप दोस्तों, ये जो ड्रामा है ये शुरुआत में मतलब किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये जो ड्राव जो लफ्ज़ है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? पूछ ले आपको ड्रामा, अगर पूछ ले कि ड्रामा जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि अपन जितनी भी बाकी सिनफ़ें पढ़ी है शायरी वाले उसमें तो अरबी करके आए थे। ड्रामा जो है वो आप अंग्रेज़ी मत कर देना, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको। ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये पूछ ले आपको कि भाई पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है, तो उसमें याद रखना खुर्शीद, तो कम से कम याद रखना ही रखना खुर्शीद। ठीक है। और उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी साहब को माना जाता है। अरस्तु का एक कौल याद रखना ड्रामे को लेकर, ड्रामा अमल की नक्ल है, ये याद रखना अमल की नक्ल है, अमल की नक्ल है। ठीक है। ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में आप स्पेशली याद रखें तो 4, किसी में 4 दिए 5 दिए, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं कर रहना आपको, 4 ही करना आपको, प्लाट, किरदार, मकालमा और पेशकश। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 तरीके का ड्रामा हो सकता है, एक ट्रेजिडी और एक कॉमेडी, इसका भी आप अच्छे से ध्यान देना। ड्रामा निगारों में सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना, एक तो आगा हशर काश्मीरी के कुछ ड्रामे आपको याद रखने हैं, एक अहसन लखनवी और एक मोहम्मद मुजीब। ठीक है।
हबीब तनवीर तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रख पाओ तो कम से कम इन 3 के तो, जैसे आगा अशर काश्मीरी का एक तो सिल्वर किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, बहुत मशहूर भी है, सिल्वर किंग है। और एक है आपके सफ़ेद खून, ये भी आगा अशर काश्मीरी का सफ़ेद खून, ठीक है। और एहसन लखनवी का एक तो फ़िरोज़ा याद रखना, फ़िरोज़ा और एक चलता पुर्जा, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद मुजीब साहब का खेती, ये खेती जो है ये कई बार पूछा हुआ भी है एग्ज़ाम में, खेती ध्यान रखना आप, ठीक है। हबीब तनवीर साहब का हम आपके सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे वो। मकालमा देश 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 का वस्फ बन गया है, ठीक है। मकालमा सवाल नंबर 12, किसका वस्फ बना है भाई मकालमा? मजमून का, ड्रामा का, इंशाइया का, खाका का? तो दोस्तों मकालमा जो है वो ड्रामे का वस्फ बन गया है वो, ठीक है। क्योंकि ड्रामे के अंदर डायलॉगबाजी होती है, एक एक्टर जो है वो ड्रामा पेश करता है तो आप उसमें तगड़े मतलब एक अच्छे तरीके से डायलॉगबाजी होती है। जितनी बेहतर डायलॉगबाजी होगी उतना अच्छा वो ड्रामा होगा। और जितनी बेहतर मतलब मकालमा किसको कहते हैं? डायलॉगबाजी को ही तो कहते हैं, आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन करना। तो ड्रामे का वस्फ बन गया है यहाँ पर। कुरतुल ऐन हैदर के पहले अफसाने का नाम क्या है? कुरतुल ऐन हैदर के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशे के घर। शीशे के घर। ध्यान देना, आप बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि सर सितारों से आगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारों से आगे। हाँ ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप, अफसाना और एक अफसानवी मजमुआ दोनों अलग अलग है। अफसाना होता है पर्टिकुलर एक सबक या एक पाठ, अफसानवी मजमुआ होता है कि इस बुक के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो पूरा एक तरीके से मजमुआ हो गया। तो पहला अफसाना हो गया शीशे के घर, शीशे के घर पहला अफसाना कुरतुल ऐन हैदर का हो गया। सितारों के आगे इनका पहला अफसानवी मजमुआ है दोस्तों। क्या है? अफसानवी मजमुआ कुरतुल ऐन हैदर साहब का, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना आप, अफसाना निगारी के अंदर, अफसाने के अंदर सेकंड ग्रेड में तो पूछा गया था कि अलामती अफसाने का आगाज़ कब हुआ, तो 1960, ये तो आ गया, ठीक है। बच्चे इसको तैयार करते हुए बैठे हैं। अफसाना की शुरुआत 20वीं सदी, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, 20वीं सदी से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है? अफसाना, अब ये भी ध्यान रखना आप, शॉर्ट स्टोरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी। तो अंग्रेज़ी ज़बान से ये उर्दू अदब के अंदर आया। किस ज़बान से आया है? अंग्रेज़ी ज़बान से ये, ठीक है। चलिए, आप दूसरे ज़्यादा याद ना कर पाओ तो जैसे प्रेमचंद के तो अपने जितने भी अफसाने वो सिलेबस में हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप एक तो याद रखना कृष्ण चंद्र का अफसाना याद रखना। कृष्ण चंद्र का एक तो यरकान नाम याद रख लेना आप। एक इनका अफसाने में मजमुआ है तिलस्म ख्याल, वो भी याद रख लेना आप इनका, कृष्ण चंद्र का। और कुरतुल ऐन हैदर का, और एक मिंटो का नया कानून मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, नया कानून है। और एक तोबा टेक सिंह है, ठीक है। एक ठंडा गोश्त है, एक नमरूद की खुदाई है। ये कुछ सादत हुसैन मिंटो के हैं, तो ध्यान देना आप इसका। और दूसरे ज़्यादातर एक तो अफसानों के अंदर ख़ास अपने यही है। प्रेमचंद को अपन डिस्कस कर ही लेंगे। वहदत तासुर मैंने डिस्कस किया था, ये सवाल भी दिया था, वहदत तासुर किसका अज्जाए तरकीबी है? तो ये अफसाने का है, अफसाना के अज्जाए तरकीबी के अंदर। चलिए, अगला सवाल है दोस्तों आपके, मतूसत घरानों के लड़के व लड़कियों के जिनसी मसाइलों को नावल का मौजू किसने बनाया था? ध्यान देना आप इसको, मतूसत घरानों के लड़के लड़कियों के जिनसी मसाइल को नावल का मौजू किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्मत चुगताई ने। देखो दोस्तों, उर्दू अदब के अंदर तारीख़ को मौजू बनाया था, तारीख़ी नावल किसने लिखे थे? अब्दुल हलीम शर्र ने, ठीक है। और मतूसत घराने के जो मुस्लिम घराने की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काम किया था नज़ीर अहमद साहब ने। लेकिन जिनसी मसाइल को जो मौजू बनाने का काम इस्मत चुगताई ने किया था, ठीक है। कुरतुल ऐन हैदर ने तो जो नई तकनीक थी उसको नावल को रूबरू करवाया था, नई तकनीक को नावल से रूबरू करवाया था, नए तरीके से, नई टेक्निक से नावल कैसे लिखे जा सकते हैं। मजमून नवीसी के बारे में सही जुमला नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों मजमून के लिए मौजू की कैद होनी चाहिए। मजमून के लिए देखो, ऑप्शन देखो, जुमला सही नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो किसी भी वाक़या, बात या मौजू से मुतालिक अपने ख़यालात को आसान ज़बान के साथ लिखना बिल्कुल है। मजमून के लिए मौजू की कैद होनी चाहिए, ये गलत है इसमें दोस्तों, क्योंकि मजमून के लिए कोई भी, आप किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी मौजू पर मजमून लिख सकते हैं। मजमून लिखने से पहले मौजू से मुतालिक ख़यालात यकजा होने ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। और
मज़मून में ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे किसी हुकूमत, मज़हब, फ़िरका, मुआशरा और किसी अक़ाइद को एतराज़ ना हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसी हमें ऐसे टॉपिक या विषय वस्तु से बचना चाहिए जिनसे किसी कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या कोई और, इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 16 है दोस्तों, मंदरजा झेल में ख़त का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान देना आप दोस्तों, अलक़ाब, आदाब और नफ्स मज़मून, ये दोस्तों आपके ख़त के हिस्से हैं, लेकिन तमहीद जो है ये किसका हिस्सा है? ये मज़मून का हिस्सा है। किसका है? मज़मून का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। मीर बाकर अली हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? मीर बाकर अली हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते थे? बाग़ो बहार, दास्तान अमीर हमज़ा, रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दास्तान अमीर हमज़ा। मीर बाकर अली साहब कौन सी दास्तान सुनाते थे? दास्तान अमीर हमज़ा। मीर बाकर अली साहब, इनकी पैदाइश आपको याद हो तो 1850 दिल्ली, और इंतकाल याद हो तो 1928 दिल्ली। ठीक है, 1950 दिल्ली, 1928 दिल्ली। इनके उस्ताद का नाम याद रख लेना, मीर पेड़ा। अगर आप ज़्यादा इनकी तसनीफ़ याद ना कर पाओ तो 3 तसनीफ़ जो आपकी सिर्फ बुक में दे रखी है, आरबीसी की बुक में, एक तो पाजी पड़ोस, एक पाजी पड़ोस, और एक मौला बख्श हाथी, और एक तीसरी है आपके गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दी। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दी। ये 3 तो कम से कम आप याद रखना ही रखना दोस्तों। ठीक है, एक फ़कीर का तकिया याद रख लेना, फ़कीर का तकिया, बाकी याद ना रख पाओ तो। चलिए, प्रेमचंद का नावल इसरार मुआबिद कब शाये हुआ था? इसरार मुआबिद कब शाये हुआ था? तो दोस्तों इसमें 1903 राइट आंसर हो जाएगा, 1903। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 बनारस के गांव लम्ही में, और 1936 के अंदर आपके बनारस में ही आपका इंतकाल हो गया था। ठीक है, और इनका असल नाम धनपत राय है दोस्तों, याद रखना, धनपत राय असल नाम धनपत राय है। बाकी ये नहीं पूछेगा कि जो है इन्होंने मैट्रिक कब पास करी थी, फलाना, ये डेट वगैरह इसमें कम चांसेस है। प्रेमचंद की तसनीफ़ों में से ही निश्चित तौर पर सवाल बन सकता है आपके। जैसे आपको पूछ लिया कि भाई, क्योंकि नावल और अफसाने, जैसे अफसानों के अंदर भाड़े के टट्टू, मैंने पिछले वीडियो में मैराथन में ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप उसी में जाके सुन लेना। अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। भाड़े के टट्टू है, हज अकबर है, सौतेली माँ है, निजात है, और कफन है, बाज़याफ्त है, कोल का पास है, ये सारे के सारे इनके क्या हैं? अफसाने हैं। और नावल के अंदर दोस्तों आप ज़्यादा याद ना रख पाओ तो बेवा है, निर्मला है, मैदान अमल है, और चौगान हस्ती है। ये चीज़ें ध्यान रखें आप इसमें प्रेमचंद के अंदर। चलिए अगला सवाल देखें। प्रेमचंद के किस अफसाने में राजपूतों की सच्चाई, बहादुरी और फ़र्ज शिनाशी की अक्कासी की गई है? 19 के अंदर। ये सवाल मैंने क्यों उठाया पता है आपको दोस्तों? ये सबक जो है आपकी आरबीसी की बुक के अंदर दे रखा था, और मुझे लगा कि यार हो सकता है एग्जामिनर जब प्रेमचंद की कोई बायोग्राफी उठाए और उसके सबक के आखिर में मान लो कि वो चला जाए और उसको ये सार, जो पार्ट के लास्ट में जो सार दिया हुआ रहता है ना, उसमें वो सार दिया हुआ रहता है, तो हो सकता है उसकी नज़र वहाँ पे चली जाए। तो आपको पता हो तो ये सारे सबक जो सारे तसनीफ़ों के नाम हैं जो है ये सारे प्रेमचंद के, लेकिन आपको ये जो कोल का पास है, कोल का पास, ये सबक जो है ये इसके अंदर है ना, प्रेमचंद ने राजपूतों की सच्चाई, बहादुरी और फ़र्ज शिनाशी की अक्कासी की है। सूज़े वतन जो है आपका अफसानवी मजमुआ है, 1908 में शाये होता है। 1907 के अंदर आपका सबसे पहला अफसाना दुनिया के सबसे अनमोल रतन जो है वो शाये होता है, इसका ध्यान रखना। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है, मच्छर निजात मंदिर कातिल। दोस्तों बहुत फेमस इनका इंशाइया है, मच्छर के नाम से, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब आपको पता हो तो उर्दू ज़बान से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और इसी मोहब्बत की वजह से इनको ख्वाजा उर्दू कहा जाता है। ख्वाजा उर्दू किसको कहा जाता है? ख्वाजा हसन निज़ामी को। दूसरा सबसे ज़्यादा रिपीट होने सवाल इनका मुसव्विर फ़ितरत इनको कहा जाता है। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली के अंदर। 1878 दिल्ली के अंदर। मीर बाकर अली साहब की कहाँ पैदाइश होती है? दिल्ली के अंदर। और इनका इंतकाल जो है वो 1955 में होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली के अंदर। तो यानी कि मीर बाकर अली साहब की पैदाइश और इंतकाल दिल्ली के अंदर, और ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल भी दिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों इनके इंशाइया को लेकर आपको 3-4 इंशाइया वो निश्चित तौर पर आपको याद रखने और देखने भी हैं। जैसे इसमें मैंने तो एक ट्रिक बनाई थी, वो भी फर्स्ट वीडियो के अंदर पड़ी है मैराथन के अंदर, आप उसको देख लेना।
और एक मुनादी नाम का रिसाला है, वो कई बार आपसे आरबीसी की बुक में अलग से दे रखा है, तो उसका नाम याद रख लेना, ठीक है। एक आप बीती के नाम से, आप बीती, ये भी इन्हीं की तसनीफ है, ध्यान देना आप इसको। चलिए, एक गांधी नामा पूछ ले, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक महात्मा मतलब एक इस देश के पिता हैं, तो गांधी नामा के नाम से अगर पूछ ले किसकी तसनीफ है गांधी नामा, ये किसकी किताब है, तो पूछ लें, तो आपको करना है ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए, ख्वाजा हसन निज़ामी की बीवी का नाम क्या है दोस्तों? ख्वाजा हसन निज़ामी की बीवी का नाम सैयदा हबीब बानो, सैयदा हबीब बानो, सैयदा हबीब बानो। और आपको पूछ लें इनके वालिद वालिदा का नाम भी, तो सैयद आशिक अली और सैयदा चहेती बेगम। इसकी ट्रिक भी बनाई थी हमने, जो आशिक होगा वो उसकी कोई ना कोई चहेती भी होगी। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को नायब सदर जमहूरिया हिंद कब बनाया गया? नायब सदर जमहूरिया हिंद कब बनाया गया? 1962 के अंदर। कब बनाया गया था दोस्तों? 1962 के अंदर। 62 से 5 साल आप जोड़ लो, 67 तक। 5 साल तो रहे थे आप उपराष्ट्रपति, नायब सदर का मतलब उपराष्ट्रपति, और 67 से आप मतलब 67 से 69 69 तक आप रहे थे राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना आप दोस्तों। और इनकी पैदाइश की डेट पूछ लें तो आपको 1897 में हैदराबाद में ये पैदा होते हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं? हैदराबाद में पैदा होते हैं। और इनके अगर इंतकाल की डेट पूछ ले आपको तो ये 1969 के अंदर ही इनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है। इनका इंतकाल हो जाता है 69 के अंदर ही, क्योंकि ये पद पर रहते हुए इनका इंतकाल होता है, जब राष्ट्रपति थे ये तब। याद रखना इन्होंने पीएचडी भी, बहुत बड़ी शख्सियत थी ये, पीएचडी करी थी, तो वो कहाँ से करी थी? वो जर्मनी से पीएचडी करी थी। कहाँ से करी थी? जर्मनी से पीएचडी करी थी। अगर बाय द वे डेट पूछ ले आपको तो 1926 में इन्होंने जर्मनी से पीएचडी कर ली थी। इसमें ये चारों ही डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1897 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1957, ये भी सवाल बन सकता है दोस्तों, 1957 में ये बिहार के जो बिहार स्टेट है उनके गवर्नर बनाए गए थे, उनका राज्यपाल बनाया गया था। कब? 1957 के अंदर। 1962 में आप उपराष्ट्रपति बनाए गए थे और 1969 में आपका इंतकाल हो गया था। इस बात का आप ध्यान रखें आप। हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? ये सवाल इसलिए दिया है मैंने कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना आप। ऑप्शन के अंदर 1900 देखो, 1914 भी सही है और 1904 भी सही है। अगर आपको ऑप्शन में 1904 दे दे और 1914, ये तो होगा ही नहीं, कोई भी एग्जामिनर जो है वो बचता है इन दोनों की डेट से, क्योंकि दोनों आरबीएससी की बुक में दे रखी है डेट। तो या तो 1914 दिया होगा या 1914 दिया होगा, इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। शमसुल उलमा साहब का खिताब तो 1914 में दिया गया था। इनकी ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1837 में इनकी पानीपत में पैदाइश होती है और 1863 में ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं दोस्तों आपके एक जगह है मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, जहांगीराबाद। 1863 में वहाँ पर जाते हैं। मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के कहने पर, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के कहने पर जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर, इनके कहने पर वहाँ पर जाते हैं। 1893 में आप जो है मुकदमा शेर व शायरी, एक बहुत ही मतलब बहुत ही मशहूर एक तसनीफ़ है, वो लिखते हैं। और 1914 में आपको शमसुल उलमा का खिताब की डेट भी दे रखी है और आपका इंतकाल भी हो जाता है पानीपत के अंदर। खस्ता, ये ध्यान रखना आप। खस्ता ये किसका तखल्लुस था? ये हाली का ही तखल्लुस था पहले। हाली किसके कहने पर तखल्लुस इस्तेमाल किया था? तो गालिब के कहने पर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम इनकी एक तसनीफ़ है, किसके कहने पर लिखी थी? ये सर सैयद अहमद साहब के कहने पर लिखी थी। और इसी के अंदर ही मुसलमानों की जो तरक्की है, तनज़्ज़ुली है, उसका बयान किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही नहीं, मुकदमा शेर व शायरी में शायरी की शर्त नहीं बताई है। ये आरबीएससी की बुक में दे रखी है तीनों ही कंडीशन दोस्तों। इसके अंदर तख़य्युल, मुताला कायनात, तफ़ीज़ अल्फाज और तसना, ये तीन तो इसके अंदर शर्तें बताई है, लेकिन तसना मतलब बनावट जो है इसमें शर्त नहीं बताई गई है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर कब फाइज हुए? डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर कब फाइज हुए? तो यहाँ पर दोस्तों डेट याद रखना आप, 1863 यहाँ पर आप डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज होते हैं। डिप्टी
के ओहदे पर फायज होते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की पैदाइश आपको अच्छे से पता हो तो 1831 आ जाए तो 31 पे जाना है, 36 आ जाए तो 36 पे जाना है। कहाँ पर? बिजनौर के अंदर। बिजनौर के अंदर। आपके वालिद का नाम सआदत अली, वालिद का नाम सआदत अली, ध्यान देना आप, ठीक है। ये डेट बाकी ध्यान रखना आप दोस्तों, 1877 और 1888। ये आपके जो नावल थे ना, जैसे तौबातुन नुसूह, इस नावल की छपने की डेट थी, और 1888 आपके इब्नुल वक्त, क्योंकि इनके चार, कम से कम ये चार तो आप स्टेप बाय स्टेप याद रखना दोस्तों। और इनकी याद रखना ट्रिक, मबता, मबता, मीम से मिरातुल उरूस, बे से बनातुन्नास, ते से तीसरा यानी कि तौबातुन नुसूह, और अलिफ यहाँ पर आ जाएगा तो इब्नुल वक्त आ जाएगा। ये चारों तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। चारों में अगर आपको डेट ज़्यादा याद ना रहा हो तो पहली एक डेट याद रखना, 1869 के अंदर पहली एक तो कम से कम डेट याद रखना, इनके शाये होने की डेट है ये, ठीक है। और अगर दूसरी याद रख पाओ तो आप 1873, 1873, और तीसरी याद रख पाओ तो 1877, और चौथी 88। ये इनकी चारों के मिलान वाला सवाल पूछ सकता है आपको, या क्रम वाइज पूछ सकता है आपको इसमें से, ठीक है। चलिए, अपने नावलों में दहली टकसाली ज़बान किसने इस्तेमाल करी थी? अपने नावलों के अंदर दहली टकसाली ज़बान किसने इस्तेमाल करी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने। किसने इस्तेमाल करी थी नावलों के अंदर? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने। राइट आंसर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने। चलिए, बाल ऊपर किसकी तसनीफ़ है? बाल ऊपर किसकी तसनीफ़ है? तो राइट आंसर है दोस्तों कन्हैया लाल कपूर साहब की। कन्हैया लाल कपूर आप सभी जानते हैं क्या थे ये तंज़ो मज़ाह निगार थे, तंज़ो मज़ाह निगार, ठीक है। 1910 में पैदाइश होती है, कहाँ पर? लाहौर के अंदर। कहाँ पर? लाहौर के अंदर। लाहौर कौन सा? जहाँ पर इकबाल साहब का इंतकाल होता है और आपके अख्तर शेरानी साहब का इंतकाल होता है। 1910 में लाहौर में इनकी पैदाइश होती है, और इनके वालिद का नाम लाला हरीराम होता है। कॉलेज का पूछ ले आपको, किस कॉलेज से ये वाबस्ता रहे, तो ये DAV कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की तालीम हासिल करी थी। इनकी तसनीफ़ों में बाकी याद ना रख पाओ तो नए शगुफ़े तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और 3 इंशाइयाँ हैं इनके। 3 इंशाइयों की जो ट्रिक थी वो यही थी कि जिंदाबाद को बिरजबानों के चक्कर में घर याद आता है, तो जिंदाबाद, बिरजबानों और घर याद आता है, ये तीनों इनके मशहूर इंशाइयाँ हैं। और 1980 के अंदर मोगा पंजाब के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। बाकी और भी तसनीफ़ हैं इनकी, आप याद कर लेना इनको अच्छे से। एतबार नज़र किसकी तसनीफ़ है? एतबार नज़र 28 के अंदर। एतबार नज़र दोस्तों सैयद एहतशाम हुसैन साहब की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? सैयद एहतशाम हुसैन साहब की। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 कहाँ पर? आज़मगढ़ में। 1912 आज़मगढ़ में, और 1972 के अंदर 1972 के अंदर इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो जाता है। देखो, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है, यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है, और सैयद एहतशाम हुसैन में भी है, बड़ी है आ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये कॉमन आप थोड़ा जोड़ते हुए याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा इनका। सैयद एहतशाम हुसैन इनका असल नाम था, और ये तरक्की पसंद के जो तहरीक थी इससे वाबस्ता थे। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको पूछ ले ये क्या थे, तो ये तनकीद निगार थे। ये क्या थे? तनकीद निगार, ठीक है। और वालिद का नाम अगर पूछ ले तो सैयद अबू जाफ़र अब्बास, अबू जाफ़र अब्बास वालिद का नाम इनका। इनकी तसनीफ़ों के अंदर आप वीराने, एक अफसाने के नाम, अफसाना मजमुआ है इनका वीराने, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और साहिल और समुंदर, साहिल और समुंदर एक तसनीफ़ थी, इन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ लिखी थी। उर्दू अदब की तारीख़ लिखी थी किस नाम से? उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। चलिए, रतन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? रतन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है 29 के अंदर? तो यहाँ पर दोस्तों पहली आवाज़ इनके अफसानवी मजमूए का नाम है, पहले। और मम्मी तुम एक दीवार हो, ये इनकी पहली कहानी है, ये पहली कहानी, ठीक है। मम्मी तुम एक दीवार हो, ये इनकी पहली कहानी है। पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, हालांकि ये इन्हीं की तसनीफ़ें हैं, लेकिन आपको पूछ रहा है यहाँ पर अफसाने मजमुआ पहली आवाज़ है। यहाँ पर कब शाये होता है, अगर डेट भी पूछ ले आपको, तो 1969 के अंदर ये पहला अफसाने मजमुआ लिखते हैं।
और अगर बुक का पूछ ले तो 1953 के अंदर ये बुक लिखते हैं। रतन सिंह आप सभी जानते हैं, पंजाबी थे, ठीक है, सिख साहब थे। तो 1927 कहाँ पर? सियालकोट में। सियालकोट में इनकी पैदाइश होती है और अभी लास्ट 2021 के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है नोएडा के अंदर। चलिए, ड्रामा आगरा बाज़ार कब शाये हुआ? ड्रामा आगरा बाज़ार कब शाये हुआ? तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और है आपके 1976 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 में। आगरा बाज़ार ड्रामा लिखा किसने था? हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर साहब 1923 के अंदर रायपुर के अंदर तो पैदा होते हैं और 2009 के अंदर भोपाल में इनका इंतकाल हो जाता है। इनकी डेट और ये लोकेशन पैदा होने की जगह और इंतकाल होने की जगह थोड़ी अलग अलग है और एग्जामिनर भी वहीं से सवाल उठाने की कोशिश करता है जो अलग अलग हो, क्योंकि एक डेट होगी तो वो बच्चा आराम से याद कर लेगा। दोनों की जगह अलग अलग है तो ज़्यादातर संभावना यानी कि वहीं से रहती है। 1972 के अंदर आपको पता हो तो ये राज्यसभा के मेंबर भी बनाए गए थे। इनके ड्रामों के अंदर अगर आप ज़्यादा याद ना रख पाओ तो स्पेशली एक तो चरणदास चोर है, एक शाहजहाँपुर की शांतिबाई है, मिट्टी की गाड़ी है, हुरमा है, मेरे बाद है, इस तरीके से कुछ ड्रामे हैं। आप एक बार इनके ड्रामों को रिवाइज़ कर लीजिएगा। तिलोकचंद महरूम का मजमुआ कलाम महरूम कब शाये हुआ? कलाम महरूम। तो दोस्तों इसमें 31 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 1916 के अंदर जो है ये कलाम महरूम शाये होता है। तिलोकचंद महरूम जिनकी पैदाइश जो है दोस्तों आपके 1887 1887 गुजरानवाला कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। गुजरानवाला में इनकी पैदाइश होती है। 1966 दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। इनकी तसनीफ़ों को लेकर दोस्तों आप याद रखना कि ज़्यादातर ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कोई भी तसनीफ़ में, जैसे मेहनत करो, सफाई करो और पहले काम पीछे आराम। इनकी ये तसनीफ़ों का नाम है, मेहनत, पहले काम पीछे आराम और वक्त की पाबंदी, इस तरीके से। चलिए, अख्तर शेरानी ने अपना रिसाला इंतखाब कब जारी किया? अपना रिसाला कब जारी किया? 33 सवाल नंबर 32 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 के अंदर। अख्तर शेरानी साहब जिन्होंने बहुत ही कम उम्र पाई थी दोस्तों, 1905 के अंदर, ये हमारे ही राजस्थान में एक टोंक नाम का कस्बा है, वहाँ पर पैदा होते हैं 1905 के अंदर और मतलब 1948 में ही इनका इंतकाल हो जाता है दोस्तों। कहाँ पर? लाहौर के अंदर। और इनके असल नाम को लेकर मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, असल नाम को लेकर आपको याद रखना है, इनका असल नाम मोहम्मद दाऊद खां है, मोहम्मद दाऊद खां है। ये ध्यान देना, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इनके असल नाम के अंदर, क्योंकि वो इस ऑप्शन में आपको हाफिज़ महमूद खां भी दे रखा होता है, महमूद खां, और ये महमूद खां इनके वालिद का नाम है दोस्तों, ठीक है। इनको रोमानी शायर भी कहते हैं। इनके रिसालों को लेकर आपको याद रखना है, एक तो हुमायूं, एक सहेली, ये इनके इम्पोर्टेंट रिसाले हैं। और सुबह बहार है और फूलों के गीत हैं, इनके ये कुछ शेरी मजमूए भी हैं, याद रखना आप। शेरिस्तान है, सुबह बहार है, ये इनकी नज़में हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। आगे है, एक इधर वो हैं कि इसको धूप भी रास आ गई, एक उधर वो हैं कि उसको धूप भी रास आई। बहुत अच्छा शेर है, देखिएगा। एक उधर वो हैं कि उसको धूप भी रास आ गई और एक इधर मैं हूँ कि चलता जा रहा हूँ छाँव में। ये किसका शेर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरज नारायण मेहर साहब हैं इसका राइट आंसर। और सूरज नारायण मेहर साहब आपको पता हो तो इनकी पैदाइश जो होती है दोस्तों 1863 के अंदर होती है, 1863 के अंदर दिल्ली के अंदर, ठीक है। और 1933 के अंदर लाहौर के अंदर। जस्ट किसको पढ़ के आए हैं अपन? अख्तर शेरानी साहब को। अख्तर शेरानी साहब के जस्ट आगे का क्या कौन से आते हैं? सूरज नारायण साहब। अख्तर शेरानी साहब भी लाहौर में इंतकाल करते हैं, सूरज नारायण साहब भी लाहौर के अंदर इंतकाल करते हैं। इनके आप बाकी याद ना रख पाओ ना, तो आपकी जो सबक में इनकी जो नज़म दे रखी है दोस्तों, कम से कम उसको तो याद कर ही लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान साहब किसका खिताब है? खान साहब अख्तर शेरानी, इस्माइल मेरठी, प्रेमचंद, नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मेरठी साहब को खान साहब का खिताब दिया गया था। और
अख्तर शिरानी साहब 1844 44 के अंदर मेरठ नाम आ रहा है तो जगह का नाम नहीं पूछेगा वो। 1844 में पैदा होते हैं और 1917 में इनका इंतकाल हो जाता है। और इनके वालिद का नाम शेख पीर बख्श, इनके वालिद के नाम को और एक उस्ताद के नाम को ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है। शेख पीर बख्श वालिद का नाम है और रहीम बेग उनके उस्ताद का नाम है। तो इस्माइल रहीम, इसको इस तरीके से याद करना है आपको, ठीक है। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? नज़ीर अकबर आबादी, तो इन ऑप्शनों के बेस पर दोस्तों हम जाएंगे। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मौजू क्या है? मुश्तरका तहज़ीब। मुश्तरका बोलते हैं दोस्तों शिरकत के तौर पर, मतलब शामिल करते हुए, शिरकत के तौर पर। मतलब इन्होंने एक तरीके से अपनी नज़मों के अंदर ऐसे विषयों को चुना है जो मतलब सभी में देखने को मिलता है, सभी को शामिल करते हुए इन्होंने अपनी नज़मों के मौजू को चुना है। और नज़ीर अकबर आबादी साहब आप सभी जानते हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत रही हैं ये तो। और 1740 में दिल्ली में पैदा होते हैं, लेकिन 1830 में आगरा में इनका इंतकाल होता है। ध्यान देना आप दोस्तों, अकबराबाद आगरा में इनका इंतकाल होता है। पैदा कहाँ होते हैं? दिल्ली के अंदर पैदा होते हैं। और ये अवामी शायर, उर्दू का अवामी शायर भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। उर्दू का अवामी शायर भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा सवाल, फिर से बोल रहा हूँ मैं, रिपीट होने की सबसे ज़्यादा सवाल, इनका असल नाम पूछा जाता है। उसमें इस बार गलती मत कर देना आप। वली मोहम्मद इनका नाम है, वली मोहम्मद इनका असल नाम है, वली मोहम्मद इनका असल नाम है। और मोहम्मद फ़ारूक इनके पिता का नाम है, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद फ़ारूक, इनके वालिद का नाम है। इनकी बीवी का नाम ज़हूर बेगम है, ज़हूर बेगम है, ज़हूर बेगम है, ज़हूर बेगम है, इनकी बीवी का नाम ज़हूर बेगम है। नज़ीर ज़हूर, नज़ीर ज़हूर, नज़ीर ज़हूर, नज़ीर ज़हूर, नज़ीर ज़हूर, आप इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें। इनकी कुछ नज़में हैं, इम्पोर्टेंट नज़में हैं, जैसे आप कलजुग है, दिवाली है और खुशामिद है। खुशामिद आपके बुक में भी दे रखी है, RBSA की बुक में। मुफलिसी है, आदमी नामा है, नेकी और बदी है। ये जो इम्पोर्टेंट आपके सबक बुक के अंदर जो दे रखी है कक्षा 6 से 12 तक, उसमें जो नज़में कम से कम वो तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी को चुटकीबाज शायर किसने कहा है? चुटकीबाज शायर किसने कहा है? तो ये दोस्तों नियाज़ फ़तेहपुरी साहब हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी साहब ने नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा है? चुटकीबाज शायर कहा है। चुटकीबाज, नियाज़ फ़तेहपुरी, चुटकीबाज, पुरी, चुटकी पुरी, चुटकी पुरी, इस तरीके से आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। खुदाए सुखन किसे कहते हैं? खुदाए सुखन एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आजमाइशों का मतलब इम्तिहान दिया हो, बहुत ज़्यादा आजमाइशों को फेस किया हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों परेशानी को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया हो। तो उस शख्स का नाम क्या है? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर कब पैदा होते हैं? 1722-23 में। कहाँ पर? अकबराबाद में। अकबराबाद यानी आगरा में। यानी कि नज़ीर अकबर आबादी जहाँ पर इंतकाल होते हैं वहाँ पर मीर साहब पैदा होते हैं, लेकिन ये यहाँ से परेशान होकर बेचारे कहाँ चले जाते हैं? इंतकाल कहाँ पर होता है? लखनऊ के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। कब? 1810 के अंदर, ठीक है। 1810 के अंदर इनका इंतकाल हो जाता है। कहाँ पर? लखनऊ में। ध्यान देना। इनके उस्ताद का नाम पूछते हैं तो आप सिराजुद्दीन नाम याद रखना दोस्तों, मौलवी, जो इनके सौतेले मामू भी हैं, सिराजुद्दीन खान आरजू। इनके कुल दीवान जो है वो 7 हैं टोटल, ध्यान रखना आप। 6 उर्दू के हैं, 1 फ़ारसी का है और इनका एक तज़किरा है निकातुश्शोरा। उसकी डेट याद रखना 1752 है, 1752, ठीक है। कई किताबों में 51 भी दे रखा है, तो आप थोड़ा सा ऑप्शन के बेस पर इसको डिसाइड कर लेना। 1752 भी है, 51 भी दे रखा है कुछ किताबों के अंदर। एग्जैक्ट ज़्यादातर संभावना 1752 की है दोस्तों। और भी इनकी कुछ दोस्तों मसनवियाँ हैं। इनकी मसनवी को लेकर सवाल बनने की संभावना कम है, क्योंकि ये एक तरीके से ज़्यादातर जो है वो गज़लें भी लिखते थे ये, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको याद हो एक दो, तो जैसे स्पेशली ख्वाब व ख़याल नाम से है, दरियाए इश्क का नाम याद रख लेना आप, दरियाए इश्क, ये इनकी एक खूबसूरत मसनवी है।
ठीक है। इनको लेकर बहुत से कौल हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं, ठीक है। और सिराजुद्दीन खान आज़ू जो इनके मामूर रहे हैं वो मीर तकी मीर को शोराए आफ़ाक़ कहा है, शोराए आफ़ाक़, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें आप। चलिए आगे देखें दोस्तों, इसमें मीर तकी मीर ने निकातुश्शोरा किस ज़बान में तहरीर किया था, ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डेट बच्चे वगैरह याद कर लेंगे, लेकिन ये पूछ ले कि आपको कि भाई मीर तकी मीर साहब ने अपना तज़किरा जो है वो किस ज़बान में तहरीर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ़ारसी के अंदर। इसमें तहरीर किया था फ़ारसी के अंदर। बाकी अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ओद हिंदी किस सन में शाये हुआ, 39 के अंदर ओद हिंदी किस सन में शाये हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1868। ओद हिंदी मिर्ज़ा गालिब साहब का पहला खतूत का मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला ये दूसरा खतूत का मजमुआ है। एक मकातीब गालिब के नाम से भी आता है। मिर्ज़ा गालिब साहब को तो आपको पता हो तो दोस्तों 1797 आपके अकबराबाद मीर की पैदाइश भी यहीं पर होती है, मीर तकी मीर साहब की भी, मिर्ज़ा गालिब साहब की भी यहीं पैदाइश होती है, लेकिन इंतकाल जो दोस्तों वो होता है 1869 के अंदर दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपको पता हो तो 1857 का जो संग्राम था, 1857 की जो क्रांति थी, इन्होंने अपनी आँखों से देखी थी इसको, ठीक है। इनका ध्यान रखना आप। इनके अगर आपको वालिद का नाम पूछ ले तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा है, और इनके चचा का नाम पूछ ले तो आपको नसरुल्लाह बेग याद रखना आप। एक सवाल पूछ ले बाय द वे, अगर मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में पूछ ले कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने फ़ारसी की तालीम किससे हासिल करी थी, तो याद रखना आप दोस्तों मोहम्मद मुअज़्ज़म, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन्होंने जो दो इम्पोर्टेंट तसनीफ़ें लिखी थी, एक तो महर नीमरोज़ और एक दुस्तुनबू। तो महर नीमरोज़ के अंदर तो मुग़लिया हुकूमत का जो है इतिहास लिखा है उसमें, और दुस्तुनबू के अंदर 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, उर्दू अदब में किस शायर को हैवान ज़रीफ़ के नाम से पहचाना जाता है, हैवान ज़रीफ़। तो दोस्तों ये हाल ही का कौल था, ये कहते हैं कि उर्दू अदब में ये कौल तो जो है हाल ही का था, लेकिन किसके बारे में था, ये मिर्ज़ा गालिब साहब का था, ठीक है। कहा किसने थे ये हैवान ज़रीफ़, ये हाली साहब ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, हाली साहब ने, ध्यान देना आप। हैवान ज़रीफ़ गालिब को किसने कहा था, हाली ने। तो और भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कौल है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी है, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इकबाल की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ कौन सी है, इकबाल साहब की 41 के अंदर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्मुल इक़्तिसाद, इल्मुल इक़्तिसाद राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पहली नसरी तसनीफ़ है, 1877 के अंदर सियालकोट में इनकी पैदाइश होती है, और आपके 1938 के अंदर लाहौर में आपका इंतकाल हो जाता है। इनको फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं, शायर मशरक़ भी कहते हैं। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद है और वालिदा का नाम इमाम बी था, ध्यान देना। और 1905 में ये यूरोप गए थे, डेट याद रखना, 1905 में ये यूरोप गए थे, 1908 में वापस आ गए थे। ये हुकूमत ने इनको किस खिताब से नवाजा था, सर के खिताब से नवाजा था। कब, 1923 के आसपास, ठीक है। उनकी बहुत सी नज़में हैं दोस्तों, और मैंने पिछले मैराथन वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसमें वो ट्रिक बताई हुई है। खुदा की शान है नाचीज़, चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों या बदतमीज़ बन बैठी। ये शेर NCERT की बुक से उठाया मैंने दोस्तों, 42 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शेर किसका है, इकबाल का है। ये किस शान की, वापस देखिएगा, खुदा की शान है नाचीज़, चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हैं यूँ बदतमीज़ बन बैठी, ठीक है। इकबाल साहब का ये मशहूर शेर है। साहिर लुधियानवी के पहले शायरी मजमूए का नाम क्या है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपके तलखियाँ। कौन सा है, तलखियाँ। साहिर लुधियानवी साहब बहुत अच्छे संगीतकार रहे हैं हिंदुस्तान के। 1921 के अंदर, अब नाम आ रहा है लुधियाना इनके नाम से, तो 1921 के अंदर लुधियाना में इनकी पैदाइश होती है, लेकिन इंतकाल जो है वो 1980 के अंदर मुंबई में होता है दोस्तों, ध्यान देना आप, बम्बई में होता है इनका इंतकाल। इनका ऑप्शन में आपको इंतकाल के लोकेशन में
एक ऑप्शन लुधियाना भी दिया हुआ होगा, बच्चे ज़्यादातर उस लुधियाना वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको गलती नहीं करनी है। चलिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, शायर लुधियानवी साहब का असल नाम याद रखना आपको, अब्दुल हई, अब्दुल हई, ये असल नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, ये शायर थे और फितरी शायर भी थे। ये आओ के ख्वाब बुने, इनका एक मारूफ मजमुआ है शेरी का, आओ के ख्वाब बुने। तलखियाँ और परछाइयाँ, ये दो तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए सवाल नंबर 44 है दोस्तों, खुशामिद में कौन सा वाव इस्तेमाल हुआ है? खुशामिद में तो इसमें वाव मादुला का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। वाव अत्फ जो दो लफ्ज़ों को, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। वाव मारूफ जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा और वाव मजहूल जिसमें हिंदी के ओ की मात्रा आ रही हो, तो वहाँ पर आप इस तरीके से वाव को पहचान सकते हैं। मंदरजा झेल में लफ्ज़ों में हुरूफ शमसी नहीं है। 44 के अंदर हुरूफ शमसी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 के अंदर अल बलाग। अल बलाग क्यों कि हुरूफ शमसी के अंदर क्या होता है, अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ अदा होता है और कमरी के अंदर सॉरी नहीं होता है, और हुरूफ कमरी के अंदर इसका तलफ़ुज़ अदा होता है। तो अल तारिकीन सॉरी अत्तारिकीन अस्सवाब अज़्ज़िक्र, ये तीनों जो है इसके अंदर हुरूफ कमरी की मिसाल है। ये हुरूफ कमरी की मिसाल है। ये सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा आप थोड़ा सुधार करें इसमें। सवाल ये पूछा है, नहीं पूछा है आपको हुरूफ शमसी नहीं है। हाँ ऑप्शन तो सही है बिल्कुल, अल बलाग। बाकी इन तीनों के अंदर आपको पता हो तो देखो, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको कि अल्फ़ाबेट में शीन पहले आता है या काफ पहले आता है, तो आप कहोगे सर शीन पहले आएगा, तो यहाँ पर इसमें अलिफ और लाम का तलफ़ुज़ नहीं अदा होता है। अब आप यहाँ तक जाओगे तो जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा साधन चाहिए, तो एक्स्ट्रा साधन के तौर पर आप अलिफ और लाम ऐड करो यहाँ पर इतनी दूर तक, ताकि इतनी दूर पहुँच जाओ आप। इसलिए आपको मैंने इस ट्रिक के हिसाब से इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बनाई थी कि आप अल्फ़ाबेट में शीन पहले आता है और काफ बाद में आता है, मतलब शमसी और कमरी, शमसी और कमरी, तो यहाँ पर आपके इसमें तलफ़ुज़ अदा नहीं होता है। शमसी के अंदर और कमरी के अंदर तलफ़ुज़ अदा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों ऑप्शनों में अत्तारिकीन अस्सवाब अज़्ज़िक्र तीनों में ही अदा नहीं हुआ है, लेकिन अल बला के अंदर आपके लाम का तलफ़ुज़ अदा हुआ है, लाम का तलफ़ुज़ अदा हुआ है। तो ये तो हुरूफ कमरी की मिसाल है, बाकी तीनों जो है वो हुरूफ शमसी की मिसाल है। आगे देखिएगा दोस्तों, आज की सुबह रोशन है, इस जुमले में सुबह क्या है? आज की सुबह रोशन है, इस जुमले के अंदर सुबह क्या है? इस्म है, ज़मीर है, सिफ़त है, फ़ेल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्म है यहाँ पर, ठीक है। और इस्म का आपको पता हो तो इस्म की दो किस्में होती है, इसमें मारफा, इसमें नकरा। खिताब, लक़ब, उर्फ़, कुन्नियत, ये सब इसमें मारफा की किस्में हैं, और इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ व मकान, ये सब आपके इसमें नकरा की किस्में हैं। पहली मैराथन थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। ज़मीर मुतकल्लिम है, बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे इसमें। ज़मीर मुतकल्लिम एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम, एक होता है ज़मीर हाजिर, और एक होता है ज़मीर गायब। ये तीन है। इसमें इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, हिंदी में इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और ज़मीर गायब को थर्ड पर्सन बोलते हैं। इसमें आई, माई, मी, वी ओवर अस हो गया, और इसमें यू, योर, यू, और इसमें ही, शी, इट, नेम। इंग्लिश में इस तरीके से याद करते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, और देखो ये और वो, ये तो थर्ड पर्सन आ गया। मैं और तुम के अंदर तो हाजिर भी आ रहा है और मुतकल्लिम भी आ रहा है। मैं और हम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं और हम, ये किस में आएगा? मुतकल्लिम के अंदर आएगा, ठीक है। मरसूम की जमा क्या है? मरसूम की जमा क्या है 48 के अंदर? तो दोस्तों इसका मुरासिम हो जाएगा, मुरासिम इसका राइट आंसर। मंदरजा झेल में जिनसे गैर हकीकी नहीं है, जिनसे गैर हकीकी नहीं है, तो देखिएगा 49 के अंदर हवा, कुर्सी, नदी और लड़का गैर हकीकी नहीं है। तो लड़का जो है आपके इसमें गैर हकीकी नहीं है, क्योंकि लड़का तो जो है जिनसे हकीकी है दोस्तों, जिनसे हकीकी है लड़का। तो बाकी ये तीनों जो है ये जिनसे गैर हकीकी है। आप ऑप्शन के बेस पर भी इस सवाल को कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हट रहा है। अगला सवाल देखिएगा, लखनऊ में
फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था। ये जुमला, ये क्या जुमला है? लखनऊ में फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था। ये जुमला क्या है? ये फ़ेल की किस्म आपने देखी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ़ेल नाक़िस। आपको पता हो तो लाम, मीम और नून, लाम, मीम और नून, इस तरीके से अल्फ़ाबेट में अलिफ बे ते से को याद करते हैं अपन। लाम से लाजिम, मीम से मुत्तदी और नून से नाक़िस। नून से नोट याद कर लो ना आप। नोट का मतलब नहीं, नोट का मतलब नहीं, मतलब इसमें कुछ भी असर नहीं करता, वो सेंटेंस कुछ भी असर नहीं छोड़ता अपना। फ़ेल लाजिम में काम का असर फ़ाइल तक जा रहा हो, मुतअद्दी में काम का असर मफ़ऊल, फ़ाइल के साथ में मफ़ऊल तक जा रहा हो तो मुतअद्दी। फ़ेल नाक़िस काम का असर ना तो फ़ाइल पर पड़ रहा हो ना मफ़ऊल पर पड़ रहा हो, मतलब तो लखनऊ में फ़न पर गिरफ्त की नुमाइश ही मकसद शायरी था, तो इसका क्या असर बढ़ रहा है? ठीक है, तो फ़ेल नाक़िस हो गया। मुशायरे में अदबी मुहर्रका आराई की इब्तदा दहली में हो चुकी थी, इसमें कौन सा ज़माना? हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, अच्छे से मैंने याद कराया था आपको 51 के अंदर। तो इसमें माजी बईद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? माजी बईद हो जाएगा इसमें। ठीक है, माजी बईद। जब किसी कौल को उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? जब किसी कौल को उसी की ज़बान, उसी अल्फाज में नकल करते हुए तो लिखते हैं तो कौन सी अलामत यहाँ पर इस्तेमाल होती है? 52 के अंदर वावीन की अलामत होती है, वावीन की अलामत। इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, 2 कोमा के अंदर, यहाँ पर उसकी बात को लिखते हैं और फिर इसको फिर 2 कोमा में बंद कर देते हैं। ख़त्मा की अलामत आप इस तरीके से पहचानते ही हैं, वक्फ़ा की अलामत आप इस तरीके से पहचानते हैं, और राबता की अलामत आप इस तरीके से दो बिंदी, ये राबता हो गया। इस 2 बिंदी के साथ में एक लाइन और ऐड कर देते हो इस तरीके से, तो ये तफसीला हो गया। सिर्फ इतना करते हो तो ये सक्ता हो गया, इसके नीचे एक बिंदी हो गई तो ये वक्फ़ा हो गया। ये छोटी छोटी आप सवाल ध्यान रखें आप। सवाल है, तशबिया और इस्तिआरा में गहरा ताल्लुक़ ये है कि इस्तिआरे में क्या किया जाता है भाई 53 के अंदर? इसमें दोस्तों मुशब्बा और मुशब्बबा दोनों को हज़फ किया जाता है। मुशब्बा और मुशब्बबा दोनों को हज़फ किया जाता है आपस में, मुशब्बा और मुशब्बबा दोनों को हज़फ किया जाता है। ठीक है, मुशब्बा याद रखिएगा आप, जिस चीज़ को, ये तो हो गया मुशब्बा, जिस चीज़ से ये हो गया मुशब्बबा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप इसका। पहले जो मैराथन ली थी पहली क्लास, उसमें हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 54 है, इमला दुरुस्त है इसमें, तो आप देखिएगा इसमें के बड़ा शीन और बड़ा शीन कशिश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गलती मत कर लेना ऐसे आसान सवालों के अंदर जल्दबाजी में। ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से देखना है, खुद को एक एक अलग अलग करके लिखना है इस वर्ड को। जैसे काफ अलग लिख लिया, शीन लिख लिया, फिर इस तरीके से इसको मिलाकर लिखो तो वो मतलब गलती नहीं होगी आप। सवाल नंबर अगला है, अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हैं हम। इस शेर में कौन सी सिनात है दोस्तों? इस्तिआरा है इसमें। इस्तिआरा के अंदर मतलब इसमें मिजाजी माना इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, मतलब असल वजह इसमें बयान नहीं की गई है, मिजाजी माना इसमें इस्तेमाल किया गया है। मंदरजा झेल में मुहावरा कौन सा है? मतलब इसमें मुहावरा है, मुहावरा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसमें तो चारों मुहावरा की पहचान जो है आपने ना बता रखी है, तो इसमें तो ना आ रहा है चारों ही, ये ऑप्शन तो गलत है आपके सारे इस हिसाब से। तो यही ये गलत है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और हूबहू ये आया हुआ सवाल है। इन्हीं चारों के ऑप्शनों के बेस पर ये सवाल दिया है मैंने, ताकि आप गलती ना कर पाओ। वारे न्यारे होना, ये दोस्तों मुहावरा है भाई। कोई असर ना होना, ये मुहावरा कहाँ है? ये तो सीधी बात ही हो गई ना। मुहावरे का मतलब क्या होता है कि किसी बात को बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पेश करने के लिए कुछ ऐसे अट्रैक्टिव अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे उसमें पूरा मफहूम अदा हो जाए आपको। कोई असर ना होना, ये तो इसका मीनिंग ही समझ में आ रहा है आपके। खूब फ़ायदा उठाना, ये भी इसका ही मीनिंग आपके समझ में आ रहा है। होश में आ जाना, ये भी आपके पूरा इसमें मीनिंग समझ में आ रहा है। वारे न्यारा होना मतलब कुछ एक अलग से हटके कुछ आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें एक अलग मफहूम अदा हो रहा हो, तो उसको मुहावरा कहते हैं। तो इसमें वारे न्यारे होना मुहावरा इसका सही आंसर है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे को अगर खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे लिखा जाए तो क्या होगा 57 के अंदर? तो उसमें दोस्तों तगय्युर हो जाएगा, उसमें तगय्युर। ठीक है, तगय्युर हो जाएगा इसमें। इसमें दोस्तों ध्यान देना आप,
तबद्दुल का मतलब तो होता है मतलब तब्दील करना, बदलना, परिवर्तन करना, और तगय्युर का मतलब भी वैसे तब्दील या परिवर्तन के माने में ही आता है, लेकिन दोस्तों इसमें मतलब ये होता है कि भद्देपन के माने में इस्तेमाल हो जाता है, फिर इसमें भद्दापन पैदा हो जाता है वो, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर तगय्युर करना है आपको। तरश, तरश का ज़िद है दोस्तों शीरी। तरश की ज़िद क्या है? शीरी। शीरी का मतलब मीठा, और तरश का मतलब खट्टा खट्टा मीठा, ठीक है। शीरी ज़िद पूछिए, ध्यान देना आप इसमें देखो खट्टा दे रखा है आपके, वैसे मुतज़ाद पूछा है आपको। ज़ेल में लाहिका लफ्ज़ है। लाहिका लफ्ज़ यानी कि साबिका तो आपको पता हो तो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगता है, और लाहिका किसी लफ्ज़ के बाद में लगता है। अल्फ़ाबेट में भी आप अगर अलिफ बे ते से जिम चे है के बोलोगे तो शीन पहले आएगा, लाम बाद में आएगा, इस तरीके से आप ध्यान देना आप। तो 59 का आंसर दोस्तों हो जाएगा हेला साज। हेला साज लाहिका लफ्ज़ है, हेला साज, क्योंकि दर पर्दा, हम आवाज़ और कमज़ोरी, ये तीनों के तीनों जो है ये साबिका की मिसाल है। बाकी हेला साज जो है, साज जो है वो लाहिका लफ्ज़ है। हामिद एक खुश मिजाज लड़का है, इस जुमले में सिफ्त है। कौन सी सिफ्त है भाई? पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से अटैच करते हुए आप कोई चीज़ बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके सिफ्त ज़ाती पे जाओगे। आप किस पे जाओगे? सिफ्त ज़ाती पे। भाई आप हामिद के बारे में किसी चीज़ की पर्टिकुलर आप विशेषता बता रहे हो, वो ऐसा है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, बेकार है, ख़राब है, बुरा है, तो आप सिफ्त ज़ाती की, उसके निजी जो खुसूसियत है उसका आप इजहार कर रहे हो, तो ज़ाती हो गया। मिकदारी का मतलब जिसमें नाप तोल के पैमाने निर्धारित किए जाओ, जैसे मतलब 2.5 लीटर 5 लीटर, वो। निस्बती जोधपुरी, सोल, कश्मीरी, आपके बेट, इस तरीके से आप अगर किसी चीज़ से निस्बत जाहिर कर रहे हो तो वहाँ पर सिफ्त निस्बती हो जाएगा। सिफ्त अददी में जिसमें फिक्स डिजिट दे रखे हो, जैसे 5 पेन, 6 कॉपियाँ, तो सिफ्त अददी उसका पार्ट हो जाएगा। पढ़ना सिखाने के तरीक़ों में से तरीक़ाए तहजी के बारे में कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? नहीं पूछिए दोस्तों, ध्यान देना, नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है, पहले तो किसके पूछा है? पढ़ना सिखाने के तरीक़ों में से तरीक़ाए तहजी के बारे में, तो आपको इसमें पहले हुरूफ के नाम सिखाए जाते हैं और उनकी शक्लों की शिनाख्त करवाई जाती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले आवाज़ों की मुकर्ररा निशात, आवाज़ से आप सीधा जाओ ना सूती तरीके पर। हुरूफ तहजी में क्या कर रहे हो आप? सूती तरीके पर जाइए, तो ये सब ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा आपका। हुरूफ पर एराब लगाकर उनकी आवाज़ जो है वो सिखाई जाती है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और चौथा ऑप्शन, हुरूफ की तरकीब और एराब से हिज्जे सिखाई जाती है, ये भी बिल्कुल ऑप्शन दुरुस्त है। उर्दू ज़बान के इक़दामी उसूल में शामिल नहीं है। इक़दामी जो एक स्टेप बाय स्टेप जो आप अगर कदम बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तरीका सिखा रहे हो बच्चों को, तो इसमें कौन सा तरीका शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें मादी से गैर मादी की जानिब का उसूल बिल्कुल सही है। जुज़ से कुल की जानिब, तज्ज़िया से तरकीब की जानिब, और तज्ज़िया से इस्तिलाल की जानिब का उसूल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जुज़ से कुल की जानिब दोस्तों ये उसूल में शामिल नहीं है। उर्दू ज़बान की इक़दाम में, उर्दू कवायद की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, उर्दू ज़बान के इक़दाम में, उर्दू ज़बान अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो आप जुज़ से कुल नहीं बल्कि कुल से जुज़ की जानिब जा रहे हो। ये ऑप्शन, ये सवाल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आने की संभावना है इस सवाल को, और बच्चे ज़्यादातर गलती करेंगे इसमें। बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें तो ये भी सही है, अब वो भूल जाते हैं कि उर्दू कवायद के तरीके में जुज़ से कुल की तरफ, जिसमें इस्तक़राई तरीका आता है ना, अपने इस्तक़राई तरीका, ठीक है ना। और यह होता है जैसे आपके तरकीब और तहलील, ये दो तरीके, इन दोनों का भी कन्फ्यूज़न ध्यान देना आप। कुल से जुज़ की तरफ जाते हैं अपन, जुज़ से कुल की तरफ जाते हैं अपन तरकीबी तरीके में, और तहलीली तरीके में आते हैं कुल से जुज़ की तरफ, ये ध्यान देना आप दोस्तों इसमें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ख़त नस्तालीक किन दो ख़तों के मिलने से वजूद में आया? ख़त नस्तालीक, तो ये तो आसान सवाल है, नस्ख़ और तालीक, नुस्ख़ और तालीक, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वाव और ये किस आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं? वाव और ये किस आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं? मुसम्मते, मुसव्वते, हमज़ा और हुरूफ़ सही 64 के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि ये मुसव्वते, वाव और ये, और एक अलिफ और आता है इसमें, अलिफ, ये तीनों जो है मुसव्वती आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा जो भी लफ्ज़ जो है वो कौन सी आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं? वो मुसम्मते को ज़ाहिर करते हैं, मुसम्मते, ठीक है। इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस में अक़दाम किया जाता है। इस्तक़राई तरीके में, इस्तक़राई तरीके में तो मुजर्रिद से मकरून की जानिब, मकरून से मुजर्रिद की जानिब, नामालूम से मालूम की जानिब, या कोई नहीं 65 के अंदर। तो दोस्तों मकरून से मुजर्रिद की जानिब जाता है इसमें, मकरून से मुजर्रिद की जानिब, ठीक है। बाकी मुजर्रिद से मकरून की जानिब और नामालूम से मालूम की तरफ, ये दोस्तों इस्तख़राजी तरीके के अंदर जाते हैं, इस्तख़राजी तरीके के अंदर, ठीक है।
तदरीस कवायद के किस तरीके में इस्तिलाहें, तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। जाइए इस ऑप्शन पे, इस्तखराजी तरीके के अंदर। क्यों कि उसूल और तारीफ़ें रटवाने का काम इस्तखराजी तरीके में है। पहले आपको तारीफ़, उसूल, नियम, कायदे याद करवाए जाएंगे, फिर मिसालें याद की करवाई समझाई जाएगी। इसके उल्टा, इसके अपोजिट, इसका मुतज़ाद जो है वो इस्तक़राई तरीका है। इसमें पहले आपको मिसालें दी जाती है और फिर उसके बाद में उसूल, नियम, कायदे याद करवाए जाते हैं। किस तरीके की मंसूबाबंदी में पूरे निसाब को छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सालाना मंसूबाबंदी मत करना। इसका राइट आंसर है यूनिट मंसूबाबंदी। यूनिट, छोटे छोटे यूनिट में बांट रहे हो आप अपने सिलेबस को, तो ध्यान देना। आप यहाँ पर यही तो लिखा है, छोटे छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम कर रहे हो आप, ठीक है। समाअत की खामियों को दूर करने का तरीका है। सुनने की अगर कोई खामी बच्चे के अंदर है तो आप उसको दूर करने का कौन सा तरीका अपनाएंगे 68 के अंदर? तो मुतकल्लिम अपनी गुफ्तगू में दिलचस्पी और दिलकशी पैदा करे, अपने लहजे को ज़ेर व बम का ख्याल रखे। ज़ेर व बम मतलब उतार चढ़ाव ख्याल रखकर बोलने की रफ्तार के मियाना रवि रखते हुए सामे को अपनी जानिब मुतवज्जो रहने की ताकीद करे। तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। चलिए, किस तरीका जांच में मौजू से गुरेज की गुंजाइश नहीं होती? जो विषय वस्तु होती है उससे परहेज़ की, उसके अलग हटने की गुंजाइश नहीं होती। किस तरीका जांच में? 69 में। तो दोस्तों मारूज़ी जांच जो होती है, मारूज़ी जांच, उसके अंदर जो है मौजू से गुरेज की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूरा आपको, जैसे अभी अपनी जो जांच हो रही है वो मारूज़ी जांच हो रही है। अभी जो आपके जो रीट एग्ज़ाम होगा वो मारूज़ी जांच हो रही है, और तफसीली जांच होती है जो एक व्याख्यात्मक पेपर हो जिसके अंदर आप पूरा वर्णन कर रहे हो लिख करके वो, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? माइक्रो टीचिंग का सवाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये डेटा है, फैक्चुअल सवाल है, याद रखना आपको। अमेरिका 1963 के अंदर। कब किया गया? अमेरिका 1963 के अंदर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पूरा एक तरीके से सिलेबस का रिवीजन भी था, और पूरा एक आपके आने वाले संभावित सवालात भी थे। और जो सवाल दोस्तों दोनों मैराथन के अंदर जिस स्टूडेंट ने अच्छे से ईमानदारी से इस सेशन को देख लेगा, मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, आप एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के बाद मुझसे ज़रूर मिल लेना, और या इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना। वो बच्चा बहुत आगे जाएगा वो अपने नंबरों के मामले में, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत सेलेक्टिव पर्सन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच करते हुए मैं पेपर बनाता हूं, और यही खासियत रही है। अल्लाह ने कबूल करी है मेरी इसी मेहनत को, सेकंड ग्रेड में भी कबूल करी है, और उम्मीद करता हूं कि थर्ड ग्रेड में भी इंशाल्लाह बहुत बहुत आपकी दुआओं से हम आगे जाएंगे, ठीक है। आप ईमानदारी से अब जो तैयारी है आपको बस उसको रिवाइज़ करते रहना है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हमें जितना याद था हमने कर लिया, अब बस उस खुदा की पाक ज़ात पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अपने उस्ताद पर यकीन रखिए। मैं फिर से ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं आपको स्पेशली जो भी उर्दू के बंदे बेचारे जो खिदमत कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कोई भी बंदा अगर XYZ कोई भी बंदा यूट्यूब पर या अपनी किताबों के माध्यम से आपको मदद पहुंचा रहा है, अपनी गाइड छाप करके आपको मदद पहुंचा रहा है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो बंदे मेरे मुस्लिम भाई जो या और कोई दूसरे बंदे उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपको इस काबिल बनाया, आपको कॉम्पिटिशन में खड़ा होने की हिम्मत अता करी। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। हमें कोई लेना देना नहीं है कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसा गलत पढ़ा रहा है, कोई ये इस चीज़ को, इस मानसिकता को आप चेंज कीजिए खुदा के वास्ते। सब अपने लेवल पर बेस्ट कर रहे हैं। आप टीचर बन रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जाइए एग्ज़ाम हॉल में, और इंशाल्लाह आप देखिएगा आप फाड़ देंगे इस बार फाड़ देंगे आप थर्ड ग्रेड के अंदर। आपके तो यार कंपटीशन भी कम है। जब सब्जेक्ट पे हम लोग इतनी मेहनत कर देते हैं आपके लिए, तो आपको तो चाहिए क्या? जीके पर तो पूरी बाढ़ आ रखी है आपको तैयारी करवाने के लिए। आपका तो जीके गलत ही नहीं होना चाहिए। आपकी समस्या थी उर्दू सब्जेक्ट, जिसपे हम 4-5 लोगों ने बहुत मेहनत करी आपके लिए। नहीं जानता आप लोग इसका कितना सिला हम लोगों को दोगे। आप लोग इंतजार करते हो हमारी कमियों का कि कब कौन सी गलती करे, कब किस पे चढ़ जाएं। इस मानसिकता में चेंज करो मेरे भाइयों। आप ही की कौम के रहनुमा हैं हम, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग।
मैं उन सब उस्तादों के, आप पता नहीं दुआ करोगे कि नहीं करोगे, मैं उन सब उस्तादों का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मेहनत करवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं रात दिन एक करके, कभी देखिएगा कभी एक कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं उन सब उस्तादों का और स्पेशली उन सब उस्तादों का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मेहनत करवा रहे हैं, प्लस उन सब उस्तादों का जो गाइड के तौर पर या जो किताबों के तौर पर आपको लिख कर आपको घर घर तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं, उन सभी उस्तादों का मैं खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि वो और भी आगे भी इसी तरीके से कौम को जगाते रहें, कौम के लिए मेहनत करते रहें। आप पता नहीं उनके हक में दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आपको वीडियो, ये लास्ट टाइम है, स्पीड बढ़ाकर आप इस वीडियो को देखिए, एकदम मस्त रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करने की या लाइक करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट कैसा है, जो बच्चे वास्तव में जिसने तैयारी करी है, हमारे जो सवालात हैं मंजिल एकेडमी के दोनों मैराथन क्लासेस के अंदर, उन सवालों पर आप ज़रूर अपना कमेंट के माध्यम से अपनी इस्लाह ज़रूर दीजिएगा हमें। इतनी एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप लाइक मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में खुदा के वास्ते, जिसने बच्चे ने पढ़ा है, एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिशन लाइन में थोड़ा अनुभव रखता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कहना कमेंट, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से हमने आपके टॉपिक को अटैच करने की कोशिश की है, क्या इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, संभावित सवाल जो हमने हमारी पूरी एक टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें। तो ये कमेंट करेंगे ना, तो ये हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी अब बहुत कुछ है कहने को, एग्ज़ाम बाद में हम इस पे बातें करेंगे। आप ईमानदारी से जितना पढ़ा है बस उस पर यकीन रखिए, अपने उस्तादों पर यकीन रखिए, अपने वालिद और वालिदा के हक़ में उन्हीं की दुआओं के वसीले से इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। नो टेंशन रहिए, मस्त रहिए, दुआ ज़रूर कीजिएगा हमारे हक़ में। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।